क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी बड़ी साजिशें कैसे रच लेते हैं और सामने वाला इंसान आखिरी पल तक कुछ समझ ही नहीं पाता? कैसे कोई आपकी आंखों के सामने उजाले में खड़े होकर सच को इस तरह छुपा सकता है कि आपको झूठ ही सच लगने लगे? कैसे कोई आपकी भावनाओं से ऐसे खेल सकता है जैसे कोई माहिर संगीतकार अपने साज को बजाता है और फिर भी आपको लगे कि गलती आपकी ही है? ये सिर्फ किताबों और फिल्मों की कहानी नहीं है दोस्तों, ये हर रोज हमारे आसपास हमारे साथ हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको अपराधियों की सोच के अंदर झांकने का मौका देती है, उनके दिमाग की उन गलियों में ले जाती है जहां सामान्य लोग कभी नहीं जाते। मास्टरमाइंड बाय मारिया कोनिकोवा। ये किताब शर्लॉक होम्स की साइकोलॉजी को आधार बनाकर लिखी गई है, लेकिन ये सिर्फ एक फिक्शनल डिटेक्टिव की कहानी भर नहीं है। ये किताब सिर्फ अपराध की रोमांचक कहानियां नहीं है, ये एक खुली आंखों से देखने का नजरिया सिखाती है। ये बताती है कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, कौन आर्टिस्ट्स कैसे पहले आपका भरोसा जीतते हैं और फिर उसी भरोसे को हथियार बनाकर आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। सबसे खतरनाक बात, और ये आपको चौंका देगी, कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी समझदार हो, यहाँ तक कि आप और मैं भी, कैसे आसानी से धोखा खा सकते हैं। हमारा दिमाग कुछ ऐसे पैटर्न्स में काम करता है, कुछ ऐसी शॉर्टकट्स लेता है जिन्हें जानने वाला कोई भी व्यक्ति हमें बेवकूफ बना सकता है। तो सवाल यह है, अगर सामने वाला मुस्कुराते हुए झूठ बोल रहा हो, अगर कोई बड़ी चालाकी से आपके दिमाग से खेल रहा हो, अगर कोई आपकी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपने फायदे के लिए यूज कर रहा हो, तो आप उसे पहचानेंगे कैसे? क्या आप वाकई में उतने अलर्ट हैं जितना आप सोचते हैं, या फिर आप भी उन लाखों लोगों में से एक हैं जो ये मानते हैं कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता? अगर आप लोगों की असली सोच समझना चाहते हैं, अगर आप मैनिपुलेशन और माइंड गेम्स से बचना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका अपना दिमाग आपको कब और कैसे धोखा दे सकता है, और अगर आप इंसानी साइकोलॉजी के सबसे अंधेरे लेकिन सबसे दिलचस्प राज जानना चाहते हैं, वो राज जो मास्टरमाइंड्स इस्तेमाल करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं वादा करता हूं आज के बाद आप दुनिया को देखने का नजरिया बदल देंगे। आप किसी पर भी पहले जैसे आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेंगे। आप हर बातचीत में, हर डील में, हर रिश्ते में थोड़ा ज्यादा सतर्क हो जाएंगे, और शायद, बस शायद, आप खुद को अगली बड़ी ठगी का शिकार बनने से बचा लेंगे। मारिया कोनिकोवा अपनी पुस्तक की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करती हैं जो हम सभी के मन में कभी न कभी आया होगा। क्या शर्लॉक होम्स जैसी दिमागी तीक्ष्णता हासिल करना सच में संभव है? और जवाब है हाँ। वो हमें शर्लॉक होम्स की असाधारण सोच और ऑब्जर्वेशन की उस जादुई दुनिया में ले जाती है जहां एक नजर में ही पूरी कहानी पढ़ ली जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि होम्स का ये चरित्र महज कल्पना की उड़ान नहीं था। आर्थर कॉनन डॉयल ने अपने चिकित्सक प्रोफेसर जोसेफ बेल से प्रेरणा ली थी, जो एक जीवंत, चलता फिरता शर्लॉक होम्स थे। प्रोफेसर बेल अपने मरीजों को देखते ही उनके पेशे, आदतों और यहाँ तक कि उनकी हाल की यात्राओं के बारे में ऐसी चौंकाने वाली जानकारी बता देते थे कि लोग अवाक रह जाते थे। कोनिकोवा यहाँ एक शानदार तर्क देती हैं। ये कोई जादू या अलौकिक शक्ति नहीं थी, बल्कि मस्तिष्क को सही तरीके से इस्तेमाल करने की कला थी। वो स्थापित करती हैं कि होम्स की ये विचार प्रक्रिया केवल काल्पनिक किरदार की लिटरेरी ब्रिलियंस नहीं है, बल्कि आधुनिक कॉग्निटिव साइंस और साइकोलॉजी के ठोस सिद्धांतों पर आधारित है। और सबसे रोमांचक बात ये कि हम सभी इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर अपने भीतर के शर्लॉक को जगा सकते हैं। ये किताब बस यही सिखाती है कैसे। अध्याय 1, द साइंटिफिक मेथड ऑफ द माइंड। शर्लॉक होम्स अपने मस्तिष्क को एक खाली अटारी की तरह देखते थे, एक ऐसा स्थान जहां आप सोच समझकर फर्नीचर रखते हैं। कोनिकोवा इस अध्याय में होम्स की मानसिक प्रणाली का एक शानदार विश्लेषण प्रस्तुत करती हैं, जो दो मुख्य भागों में विभाजित है: ब्रेन एटिक, मस्तिष्क का अटारी, और माइंड पैलेस, मस्तिष्क का महल। होम्स का सिद्धांत सरल लेकिन क्रांतिकारी था। हमारे मस्तिष्क की जगह सीमित है, इसलिए उसमें केवल वही भरना चाहिए जो वास्तव में काम आए। वे अनावश्यक सूचनाओं को निर्दयता से छोड़ देते थे, चाहे वो सौरमंडल की जानकारी हो या किसी सेलिब्रिटी की गॉसिप। उनका मानना था कि हर बेकार की जानकारी उपयोगी ज्ञान के लिए कीमती जगह घेर लेती है। लेकिन असली रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कोनिकोवा आगे बताती हैं कि हमारे मस्तिष्क में दो अलग अलग सोच प्रणालियां लगातार काम कर रही हैं: सिस्टम वॉटसन और सिस्टम होम्स।
सिस्टम वॉटसन तेज, स्वचालित और भावनात्मक है। ये वो आवाज है जो किसी अजनबी को देखकर तुरंत फैसला सुना देती है, जो पहले इंप्रेशन के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेती है। ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लेकिन पूर्वाग्रहों और मानसिक शॉर्टकट से भरी हुई है। दूसरी ओर सिस्टम होम्स धीमा, विचारशील और तर्कसंगत है। ये एविडेंस मांगता है, पैटर्न्स खोजता है और हर कोण से सोचता है। समस्या यह है कि हम में से अधिकांश लोग अपना 95% समय सिस्टम वॉटसन की ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं, अजम्पशंस बनाते हैं और फिर सोचते हैं कि हम बुद्धिमानी से निर्णय ले रहे हैं। होम्स जैसी सोच का असली जादू ये है कि वे सचेत रूप से सिस्टम होम्स को एक्टिवेट करते हैं। वे अपने मस्तिष्क को आदेश देते हैं कि रुको, सोचो, फिर बोलो। ये माइंडफुलनेस का एक रूप है, एक मेंटल डिसिप्लिन जो हमें इंपल्सिव रिएक्शन से बचाता है और क्लैरिटी की ओर ले जाता है। कोनिकोवा हमें ये सिखाती हैं कि होम्स बनना कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि एक सीखी जा सकने वाली कला है। बस हमें अपने मस्तिष्क के सही हिस्से को जगाना सीखना होगा। अध्याय 2, द ब्रेन एटिक, मस्तिष्क का अटारी कक्ष। शर्लक होम्स का एक दिलचस्प सिद्धांत था। उनका मानना था कि हमारा मस्तिष्क एक अटारी की तरह है, जहां सीमित जगह होती है, और जैसे एक समझदार गृहस्वामी अपने अटारी में सिर्फ जरूरी सामान ही रखता है, वैसे ही होम्स भी अपने दिमाग में केवल उसी जानकारी को स्टोर करते थे जो उनके काम की हो। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है या सूरज पृथ्वी के, क्योंकि ये जानकारी उन्हें अपराध सुलझाने में मदद नहीं करती थी। कोनिकोवा इस अवधारणा को आधुनिक न्यूरोसाइंस की कसौटी पर परखती हैं और पता चलता है कि होम्स की बात में दम था। हालांकि हमारा मस्तिष्क भौतिक रूप से सीमित नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान, अटेंशन निश्चित रूप से सीमित है। हर पल हमारे आसपास सूचनाओं की बाढ़ आती है, ध्वनियां, दृश्य, गंध, विचार, और हमारा मस्तिष्क लगातार ये चुनाव करता रहता है कि किस पर ध्यान दें और किसे नजरअंदाज करें। ये चयनात्मक फोकस ही तय करता है कि हमारी स्मृति में क्या अंकित होगा और क्या धुंधला पड़ जाएगा। लेखिका बताती हैं कि माइंडफुलनेस और सचेत ध्यान केंद्रण वो उपकरण हैं जो हमें अपने मानसिक अटारी की सफाई करने में मदद करते हैं। जब हम माइंडफुली जीते हैं तो हम मानसिक शोर को छानकर वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस कर पाते हैं। ये सिर्फ याद रखने की बात नहीं है, बल्कि बेहतर सोचने, तेज निर्णय लेने और गहराई से समझने की बात है। होम्स की तरह हम भी अपने मस्तिष्क के संरक्षक बन सकते हैं, ये चुनते हुए कि हमारे मानसिक स्थान में क्या प्रवेश पाए। अध्याय 3, द सेंस्ड एनवायरनमेंट। जब आंखें खुलती हैं तो दुनिया बदल जाती है। शर्लॉक होम्स की सबसे बड़ी शक्ति कोई जादुई क्षमता नहीं थी, ये उनकी देखने की अद्भुत कला थी। वो सब कुछ देख लेते थे जो आम लोगों की नजरों से बच जाता था। एक जूते पर लगी मिट्टी, किसी के हाथों पर की खरोंच या कपड़ों की एक सिलवट, हर छोटी से छोटी डिटेल उनके लिए एक कहानी कहती थी। मारिया कोनिकोवा इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण सच्चाई उजागर करती हैं कि हम सब देखते तो हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन बहुत कम लोग करते हैं। देखिए, देखना और ऑब्जर्व करना दो अलग चीजें हैं। देखना तो एक पैसिव, निष्क्रिय प्रक्रिया है। जैसे आप रोज सुबह अपने घर से ऑफिस जाते हैं और रास्ते में सैकड़ों चीजें आपकी आंखों के सामने से गुजरती हैं, लेकिन आपका दिमाग ऑटो पायलट मोड में होता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन वो एक एक्टिव, सचेत और जानबूझकर की जाने वाली कला है। ये तब होता है जब आप अपनी सभी इंद्रियों को जगाते हैं, अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं और उन पूर्व धारणाओं को किनारे रखते हैं जो अक्सर हमारी परसेप्शन को धुंधला कर देती हैं। कोनिकोवा व्यावहारिक और प्रभावी सुझाव देती हैं कि कैसे हम अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को तेज कर सकते हैं। ये सिर्फ आंखों का खेल नहीं है, ये आपकी सभी पांचों इंद्रियों का सामूहिक उपयोग है। सुनना, सूंघना, महसूस करना, हर सेंस एक नई परत खोलती है। और सबसे जरूरी बात, वर्तमान में उपस्थित रहना, क्योंकि जब आप ट्रूली प्रेजेंट होते हैं तभी दुनिया अपने असली रंग दिखाती है। अध्याय 4, एक्सप्लोरिंग द माइंड पैलेस, जहां यादें बनती हैं महल। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक विशाल, भव्य महल है, जहां हर कमरा एक खास याद का घर है, हर दरवाजा एक नई जानकारी का प्रवेश द्वार है। यही है माइंड पैलेस की जादुई दुनिया, वो प्राचीन तकनीक जो शर्लॉक होम्स को सामान्य लोगों से अलग बनाती है। कोनिकोवा इस अध्याय में हमें ले जाती है एक ऐसी यात्रा पर जहां विज्ञान और कल्पना का अद्भुत मिलन होता है। ये तकनीक, जिसे मेमोरी पैलेस या लोकाई की विधि भी कहा जाता है, कोई आधुनिक आविष्कार नहीं है।
ये प्राचीन ग्रीक और रोमन वक्ताओं का रहस्यमय हथियार था, जो बिना किसी नोट्स के घंटों तक भाषण दे सकते थे। इस विधि का मूल मंत्र बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली है। जानकारी को मानसिक स्थानों या कमरों में संग्रहित करना, जैसे किताबें अलमारी में सजाई जाती हैं। कोनिकोवा बड़ी कुशलता से बताती हैं कि कैसे होम्स अपने दिमाग के इस काल्पनिक महल में घूमते हैं, जहां हर कोना एक सुराग से भरा है, हर दीवार पर एक अपराधी का चेहरा अंकित है। जब उन्हें किसी जटिल मामले की जानकारी चाहिए, तो वे बस अपने माइंड पैलेस के उस खास कमरे में चले जाते हैं जहां वो जानकारी सुरक्षित रखी है। ये एक मानसिक पुस्तकालय से कहीं अधिक है। ये एक जीवंत त्रिआयामी डेटाबेस है जो हर पल सक्रिय रहता है। लेकिन क्या ये सिर्फ काल्पनिक कहानियों का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। लेखिका आधुनिक न्यूरोसाइंस का हवाला देती हैं, जो इस बात की पुष्टि करता है कि स्थानिक स्मृति या स्पेशल मेमोरी हमारी सबसे मजबूत और प्राचीन स्मृति प्रणालियों में से एक है। हमारा दिमाग स्थानों को याद रखने में अद्भुत रूप से सक्षम है। आप शायद अपने बचपन के घर का हर कोना आज भी याद कर सकते हैं, लेकिन पिछले हफ्ते पढ़ी किताब का नाम भूल जाते हैं। यही वो शक्ति है जिसका लाभ उठाकर हम अपनी याददाश्त को साधारण से असाधारण बना सकते हैं। वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप के विजेता इसी तकनीक का उपयोग करके हजारों नंबर, चेहरे और शब्द मिनटों में याद कर लेते हैं। ये जादू नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की उस प्राकृतिक क्षमता का सदुपयोग है जो हमें विरासत में मिली है, उस समय जब हमारे पूर्वजों को जंगल में रास्ते याद रखने पड़ते थे। आज वही तकनीक हमें परीक्षाओं में सफल होने, प्रेजेंटेशन देने या होम्स की तरह हर विवरण को क्रिस्टल की तरह साफ याद रखने में मदद कर सकती है। अध्याय 5, मेंटेनिंग द बॉडी मशीन, जब दिमाग और शरीर साथ चलें। शर्लॉक होम्स को याद करिए, वो सिर्फ अपने दिमाग के दम पर ही महान जासूस नहीं थे। कोनिकोवा हमें एक दिलचस्प सच्चाई से रूबरू कराती हैं। होम्स अपने शरीर को भी उतनी ही बारीकी से मेंटेन करते थे जितना एक मैकेनिक अपनी सबसे कीमती मशीन को संभालता है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। ये अध्याय हमें बताता है कि हमारा दिमाग और शरीर दो अलग एंटिटीज नहीं हैं, बल्कि एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। जब होम्स किसी पेचीदा केस को सुलझाने में फंस जाते थे, तो वो क्या करते थे? वो अपनी वायलिन उठाते थे और घंटों संगीत में खो जाते थे, या फिर मेडिटेशन में चले जाते थे। एक ऐसी प्रैक्टिस जिसे आधुनिक न्यूरोसाइंस ने क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को बूस्ट करने वाला साबित किया है। कोनिकोवा साइंटिफिक एविडेंस के साथ ये स्थापित करती है कि व्यायाम सिर्फ मांसपेशियों के लिए नहीं, बल्कि ब्रेन सेल्स के लिए भी फर्टिलाइजर का काम करता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा दिमाग नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है, मेमोरी शार्प होती है और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में सुधार आता है। नींद की बात करें तो ये वो समय है जब हमारा मस्तिष्क दिन भर की जानकारी को ऑर्गेनाइज करता है, अननेसेसरी डेटा को डिलीट करता है और इंपॉर्टेंट मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है, बिल्कुल एक कंप्यूटर के डिफ्रैगमेंटेशन की तरह। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि होम्स ये सब कुछ इंस्टिंक्टिवली जानते थे, बिना किसी मॉडर्न रिसर्च के। वो समझते थे कि अगर शरीर थका हुआ है तो दिमाग भी स्लगिश हो जाएगा, अगर नींद पूरी नहीं हुई तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स कमजोर पड़ जाएंगी। ये अध्याय हमें एक पावरफुल मैसेज देता है। अगर आप अपने दिमाग को पीक परफॉर्मेंस पर रखना चाहते हैं तो अपने शरीर को इग्नोर मत करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका बॉडी ही वो व्हीकल है जो आपके ब्रिलियंट माइंड को कैरी करती है। अध्याय 6, द पावर ऑफ डिडक्शन, जब तर्क कला बन जाए। यह अध्याय शर्लॉक होम्स की उस जादुई क्षमता का पर्दाफाश करता है जिसे हम सब डिडक्शन कहते हैं। लेकिन रुकिए, कोनिकोवा यहाँ एक दिलचस्प रहस्य उजागर करती हैं। होम्स वास्तव में शुद्ध निगमनात्मक तर्क यानी डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल नहीं करते थे। सच तो यह है कि महान जासूस आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क का एक शानदार मिश्रण इस्तेमाल करते थे। जैसे कोई कुशल रसोइया अलग अलग मसालों को मिलाकर एक बेहतरीन व्यंजन बनाता है। लेखिका बताती हैं कि होम्स की विधि 3 महत्वपूर्ण चरणों पर टिकी है। पहले, बारीक ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करो, फिर उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर संभावित परिकल्पनाएं बनाओ और अंत में उन परिकल्पनाओं को व्यवहारिक प्रमाणों की कसौटी पर परखो। ये प्रक्रिया एक वैज्ञानिक की तरह सोचने जैसी है, जहां हर निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले कई संभावनाओं को जांचा परखा जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोनिकोवा हमें चेतावनी देती हैं, अपनी परिकल्पनाओं के प्रति कभी अंधभक्त मत बनो।
होम्स की असली प्रतिभा ये थी कि वो अपने विचारों के साथ पूरी तरह लचीले रहते थे। जैसे ही कोई नया प्रमाण सामने आता, वो तुरंत अपनी धारणाओं को बदलने के लिए तैयार हो जाते थे। यही वो गुण है जो एक साधारण विचारक को एक असाधारण प्रॉब्लम सॉल्वर में बदल देता है। आखिरकार सच्ची बुद्धिमत्ता ये नहीं है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि ये है कि हम कितनी जल्दी अपनी गलतियों को स्वीकार कर नई दिशा में सोचना शुरू कर सकते हैं। अध्याय 7, द आर्ट ऑफ इमेजिनेशन। शर्लॉक होम्स की प्रतिभा केवल उनके तर्क और अवलोकन में नहीं थी, उनकी असली ताकत उनकी कल्पनाशीलता में छिपी हुई थी। मारिया कोनिकोवा हमें समझाती हैं कि होम्स एक ऐसे जासूस थे जो न केवल सबूतों को देखते थे, बल्कि उन्हें जीवंत कर सकते थे। वो किसी घटना के दर्जनों संभावित परिदृश्यों की कल्पना कर सकते थे, कभी अपराधी की नजर से, कभी पीड़ित की, और कभी उस मूक गवाह की जो दीवार पर टंगी एक तस्वीर हो सकती थी। ये पर्सपेक्टिव टेकिंग की कला थी, जहां वो हर किरदार की जगह खुद को रखकर सोचते थे। कोनिकोवा बताती हैं कि रचनात्मकता और तर्क संगतता दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। होम्स की सफलता का राज यही था कि वो अपनी कल्पना को नियंत्रित ढंग से इस्तेमाल करते थे। वो जंगली अनुमान नहीं लगाते थे, बल्कि तथ्यों के आधार पर संभावनाओं का एक पूरा ब्रह्मांड रचते थे। हर सुराग एक नई कहानी बुन सकता था, और होम्स उन सभी कहानियों को परखते थे जब तक कि सही सत्य सामने ना आ जाए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोनिकोवा बोरियत को क्रिएटिविटी का गुप्त हथियार बताती हैं। आज के युग में हम हर पल कुछ न कुछ करते रहते हैं, फोन स्क्रॉल करना, म्यूजिक सुनना, वीडियो देखना, लेकिन होम्स अक्सर अपने कमरे में घंटों बैठे रहते थे, बिना कुछ किए, बस सोचते हुए। ये खाली समय दरअसल खाली नहीं था, ये मस्तिष्क को भटकने की, नए कनेक्शंस बनाने की और असंभव विचारों को जोड़ने की आज़ादी थी। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, तभी हमारा दिमाग सबसे ज्यादा काम करता है। यही वो क्षण होता है जब सबसे शानदार विचार जन्म लेते हैं, जब अचानक वो यूरेका का पल आता है। होम्स जानते थे कि समस्याओं का हल हमेशा सक्रिय खोज में नहीं, बल्कि कभी-कभी शांत चिंतन में मिलता है। अध्याय 8, द डायनामिक एटिक, बदलाव की कला। शर्लॉक होम्स कभी भी ये नहीं मानते थे कि उनका ज्ञान पूर्ण है या उनकी विधियां अंतिम हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सीखना कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। होम्स हमेशा अपने ज्ञान को अद्यतन करते रहते थे, जैसे कोई माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, पुरानी बेकार जानकारी को हटाते हुए और नई उपयोगी जानकारी को रोपते हुए। जब नए साक्ष्य सामने आते थे, वो बिना किसी अहंकार के अपने पुराने सिद्धांतों को संशोधित कर लेते थे। कोनिकोवा यहाँ ग्रोथ माइंडसेट की शक्तिशाली अवधारणा को प्रस्तुत करती हैं। ये क्रांतिकारी विचार कि हमारी बुद्धि और क्षमताएं कोई जन्मजात उपहार नहीं है जो पत्थर की लकीर की तरह स्थिर हों, बल्कि ये एक मांसपेशी की तरह है जो प्रयास, अभ्यास और दृढ़ता से मजबूत होती जाती हैं। होम्स के लिए हर गलती एक सबक थी, हर असफलता एक सीढ़ी। वो अपनी विफलताओं को छुपाते नहीं थे, बल्कि उनका विश्लेषण करते थे, जैसे कोई वैज्ञानिक अपने प्रयोगों का। यही निरंतर सुधार की मानसिकता, यही आत्मविकास की अदम्य इच्छा उन्हें एक साधारण जासूस से एक असाधारण प्रतिभा बना देती थी। अध्याय 9, सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ डिसेप्शन, आईने में झांकने का साहस। ये शायद पुस्तक के सबसे गहरे अध्यायों में से एक है, जहां कोनिकोवा हमें मानव मन की सबसे पेचीदा विडंबना से रूबरू कराती हैं। हम सबसे ज्यादा खुद को ही धोखा देते हैं। शर्लॉक होम्स की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं थी कि वो दूसरों को समझते थे, बल्कि ये थी कि वो खुद को पहचानते थे। वो अपनी सीमाओं को स्वीकार करते थे, अपने पूर्वाग्रहों को जानते थे और इसीलिए उन पर काबू पाने का प्रयास कर पाते थे। कोनिकोवा बड़ी कुशलता से समझाती हैं कि हम सभी कॉग्निटिव बायसेस यानी संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों के जाल में फंसे हुए हैं। सबसे खतरनाक है कॉन्फर्मेशन बायस, जहां हमारा दिमाग एक वकील की तरह काम करता है, जो सिर्फ वही सबूत खोजता है जो हमारी पहले से बनी धारणाओं को सही साबित करे। हम अनजाने में उन तथ्यों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारी राय के खिलाफ जाते हैं। होम्स इस जाल से बचने के लिए लगातार अपने आप से सवाल करते थे, क्या मैं वही देख रहा हूं जो है, या वही जो मैं देखना चाहता हूं? आत्म जागरूकता विकसित करना एक कठिन यात्रा है, क्योंकि इसमें हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन जैसा कि कोनिकोवा बताती हैं, यही ईमानदार आत्म परीक्षण हमें बेहतर निर्णय लेने की शक्ति देता है, क्योंकि जब हम अपनी कमजोरियों को जानते हैं, तभी हम उन्हें दुरुस्त कर सकते हैं। अध्याय 10, बिकमिंग शर्लॉक, मास्टरमाइंड बनने की यात्रा। अंतिम अध्याय में कोनिकोवा एक शानदार फिनाले की तरह सभी सिद्धांतों को एक साथ बुनती हैं, जैसे कोई कुशल जासूस अपने केस के सभी सुराग जोड़कर अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचता है।
यहाँ वो केवल थ्योरी नहीं परोसती, बल्कि हमें एक प्रैक्टिकल रोड मैप देती हैं कि कैसे हम अपने बोरिंग सामान्य दिमाग को शर्लॉक होम्स के ब्रिलियंट माइंड पैलेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन साथ ही वो एक महत्वपूर्ण रियलिटी चेक भी देती हैं। ये कोई मैजिक पिल नहीं है जिसे निगला और अगली सुबह जीनियस बन गए। होम्स की तरह सोचना एक रातों रात की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक मैराथन है, एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जिसमें निरंतर अभ्यास, धैर्य और सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। कोनिकोवा 5 गोल्डन पिलर्स पर जोर देती हैं जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के फाउंडेशन हैं। पहला है माइंडफुल रहना, यानी प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह जागरूक रहना, न कि ऑटो पायलट मोड पर जीना। दूसरा है सक्रिय अवलोकन करना, सिर्फ देखना नहीं बल्कि ऑब्जर्व करना, हर डिटेल को ऑब्जर्व करना, जैसे होम्स किसी क्राइम सीन पर करते थे। तीसरा है अपने पूर्वाग्रहों और बायसेस को पहचानना और उन्हें चैलेंज करना, क्योंकि अक्सर हमारी अजम्पशंस ही हमें सच्चाई से दूर ले जाती हैं। चौथा है हेल्दी स्केप्टिसिज्म बनाए रखना, हर चीज को फेस वैल्यू पर स्वीकार न करना, सवाल पूछना, एविडेंस मांगना। और पांचवा, शायद सबसे क्रूशल है, लगातार सीखते रहना, क्यूरियस बने रहना, अपने ब्रेन को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करते रहना। लेखिका का संदेश इनक्रेडिबली एम्पावरिंग और आशावादी है। वो बताती हैं कि शर्लॉक होम्स कोई सुपर ह्यूमन नहीं थे, बल्कि एक ट्रेन्ड माइंड के एग्जाम्पल थे। और यही खूबसूरती है इस पूरी किताब की। ये हमें यकीन दिलाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो, समर्पण और सिस्टमैटिक प्रैक्टिस से अपनी सोच को परिष्कृत कर सकता है। आपको जन्मजात जीनियस होने की जरूरत नहीं, बस एक विलिंग स्टूडेंट बनने की जरूरत है, अपने ही दिमाग का। मारिया कोनिकोवा की मास्टरमाइंड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके दिमाग को अपग्रेड करने का एक फैसिनेटिंग ब्लूप्रिंट है। कल्पना कीजिए, विक्टोरियन युग का एक काल्पनिक जासूस और 21वीं सदी का न्यूरोसाइंस एक साथ मिलकर आपको सिखा रहे हैं कि अपने दिमाग का असली इस्तेमाल कैसे करें। कोनिकोवा ने शर्लॉक होम्स के कैरेक्टर को एक चतुर माध्यम बनाया है ये समझाने के लिए कि बुद्धिमत्ता कोई जेनेटिक लॉटरी नहीं है, ये एक स्किल है, एक मसल की तरह जिसे तराशा जा सकता है। पुस्तक का सबसे दिलचस्प रेवलेशन ये है कि हमारा मस्तिष्क 2 अलग-अलग सिस्टम्स पर चलता है। पहला है वॉटसन मोड, तेज, स्पॉन्टेनियस लेकिन अक्सर गलतियों से भरा हुआ, क्योंकि ये शॉर्टकट्स और अजम्पशंस पर निर्भर करता है। दूसरा है होम्स मोड, धीमा, डिलिब्रेट, एनालिटिकल, जो गहराई से सोचता है और हर डिटेल को परखता है। सच्ची मास्टरमाइंड बनने का राज ये जानना है कि कब अपने ब्रेन को ऑटो पायलट से निकालकर मैनुअल मोड में लाना है। कोनिकोवा माइंडफुलनेस, ऑब्जर्वेशन और सेल्फ अवेयरनेस को सिर्फ स्पिरिचुअल बज़वर्ड्स के रूप में नहीं, बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन कॉग्निटिव टूल्स के रूप में प्रेजेंट करती हैं। वे बताती हैं कि कैसे होम्स की फेमस माइंड पैलेस टेक्निक असल में मॉडर्न मेमोरी साइंस पर आधारित है और कैसे उनकी डिडक्टिव रीजनिंग आज के क्रिटिकल थिंकिंग प्रिंसिपल्स से परफेक्टली अलाइन करती है। ये बुक एक टाइम मशीन की तरह है जो विक्टोरियन लिटरेचर और कंटेम्प्रेरी न्यूरोसाइंस के बीच एक मैजिकल कनेक्शन स्थापित करती है। अंत में मास्टरमाइंड ये पावरफुल मैसेज देती है कि ग्रेटनेस किसी अलौकिक प्रतिभा का नतीजा नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड मेंटल हैबिट्स, पेशेंट ऑब्जर्वेशन और कंटिन्यूअस लर्निंग का परिणाम है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। एक प्रैक्टिकल गाइड जो आपको दिखाती है कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे-छोटे कॉग्निटिव एडजस्टमेंट्स करके आप अपनी डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ओवरऑल मेंटल शार्पनेस को ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।